Hello students, how are you? Myself Mohammad Danish Khan. I am your physics teacher. I will teach you physics of class 11th. I have sent you syllabus for 11th class physics, and today I am going to start your first chapter, physical world, which is an introductory chapter. In this chapter, the topics which I will cover actually the science and scientific method, physics and two principal thrust in physics, scope of physics, physics and technology, fundamental forces in nature, conservation laws in nature. So students, to understand science, okay, I have taken an example of a curious type. तो साइंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्यूरियस टाइप का एग्जाम्पल लिया है जो नेचर में चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, और देर आर सो मेनी क्वेश्चंस कम्स इन हिज माइंड एंड ही वांट टू नो. उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को जानने के लिए वो पेरेंट्स से डिस्कस करता है या फिर स्कूल में टीचर से डिस्कस करता है. तो स्टूडेंट्स उसके जो क्वेश्चंस के आंसर्स उसको पेरेंट्स से, टीचर से मिल जाते हैं. और ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि इन सभी के आंसर्स पहले से जान लिए गए हैं और इन सभी के पीछे जो कॉजेज़ हैं वो पहले से खोज लिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं. इसलिए ये पॉसिबल हो पाया कि उस बच्चे के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर कर पाए. लेकिन स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन दैट जब ह्यूमन स्पेसीज स्टार्टिंग में आई होगी तब उस वक्त के लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे सनसेट सनराइज़ कैसे होता है, ठीक है, और इसी तरह से आसमान में इतना बड़ा आग का गोला जो दिन के समय नज़र आता है वो क्या है, और बारिश कहाँ से होती है, इतनी सारी बारिश की बूंदें आसमान कहाँ छिपाए रखता है, ठीक है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. रात के समय तारे नज़र आते हैं, दिन के समय नहीं नज़र आते हैं, ठीक है, और वी कैन नॉट सी इन डार्क लाइट, ओके, लाइटनिंग एंड थंडरिंग, ओके, बिजली चमकती है तो हम देखते हैं कि ओके इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है कि पहले दिखती पहले है और सुनाई बाद में देती है, ओके, पहले दिखाई देती है लेकिन उसकी आवाज़ है वो बाद में कुछ टाइम बाद सुनाई देती है, ठीक है. इस तरह से ईच एंड एवरीथिंग कम्स टूवर्ड्स दैट, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट, एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, ओके, वी कैन वॉक ऑन रफ सरफेस बट स्लाइड्स ऑन स्मूथ वन. तो इन सब के आंसर्स देने थे और इन सब के पीछे क्या कॉज हैं, क्या रीज़न हैं, उनको बताना था इन सभी फिनोमेनास के पीछे, ठीक है. तो धीरे धीरे जो है ब्रेन डेवलप होता गया और हमने इन सभी के कॉजेज़ को, इनके रीज़न्स को हमने फाइंड कर लिया. तो इस तरह से जो हमने स्टडी की नेचुरल फिनोमेनास की, इस स्टडी को ही और ये सारी जो नॉलेज हमने गेन की, ठीक है, इसी का नाम साइंस है, इसी को हम साइंस कहते हैं, ओके. टू स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ओके, इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर, in an organized way is known as the science actually. Okay, students, I have taken the explanation of science here. It is a systematic or organized knowledge to understand nature and natural phenomena in details. Basically students, science जो है वो जो लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है और इसके जो मीनिंग्स हैं टू नो, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना, जानना उसके बारे में, ठीक है, उसको हम साइंस कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट साइंटिफिक मेथड. स्टूडेंट साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है विच हैविंग सम स्टेप्स एक्चुअली. बाय फॉलोइंग दोज स्टेप्स वी कैन स्टडी एनी फिनोमेना हैपनिंग इन द नेचर. तो नेचर में जो फिनोमेनाज नज़र आते थे, ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए एक सिस्टमेटिक एक मेथड को हम फॉलो किया जाता है, ठीक है. उसका जो फर्स्ट स्टेप है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस, ओके. यानी कि सबसे पहले नेचर में जो सीक्रेट्स हैं उनको रिवील करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उनको ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है. उसके बाद उसको लैब में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ये फाइंड किया जाता था कि क्या जो नेचर में फिनोमेना ओके हो रहा है क्या वो हमारे इस लैब के एक्सपेरिमेंट से मैच करता है कि नहीं करता है, या लैब का जो एक्सपेरिमेंट है जो हमने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया, क्या वो नेचुरल फिनोमेना से मैच करता है कि नहीं करता, ठीक है. उसके ब्याह पर फिर हम आगे की स्टडी करते हैं, ठीक है. तो न्यूटन ने भी वही किया. न्यूटन ने भी जो है पहले ऑब्जर्व किया एप्पल जो है वो ब्रेक होके अर्थ पर आता है, उसका रीज़न क्या है, तो उसने फिर लैब में उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा. तो एक्सपेरिमेंट किया, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वापस अर्थ की तरफ आता है, ठीक है. तो फिर रीजनिंग की गई कि इसके पीछे व्हाट इज़ द कॉज एक्चुअली, व्हाट इज़ द रीज़न. तो रीजनिंग
इज ऑफ टू टाइप्स एक्चुअली, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। क्वालिटेटिव रीजनिंग से हमें ये मालूम होता है कि उसके पीछे क्या कॉज है एक्चुअली, विच टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द एप्पल या एनीथिंग। तो द फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स, ओके ओके, विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। तो दिस अट्रैक्शन फोर्स ओके कम्स इन क्वालिटेटिव रीजनिंग। तो क्वालिटेटिव रीजनिंग का पार्ट है कि जो फोर्स है वो नेचर में कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। इसी तरह से फिर जो सेकंड है इसका वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ठीक है। उसके बाद ये उसके बाद जो है इसका एक इसके बारे में सोचा गया कि जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहाँ से ओके ये कैलकुलेशन की गई कि दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो दिस इज द क्वांटिटेटिव रीजनिंग एक्चुअली। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के यहाँ पर ही जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग की जाती है, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, बेसिकली इट इज़ ए फॉर्मूला, एक्चुअली विच इज़ अ रिलेशन इन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग की न्यूटन ने और एक फार्मूला फाइंड किया, दिस F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर ग्रेविटेशन में, ओके। हियर दिस G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड m1 m2 आर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर्स। तो स्टूडेंट दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मॉडलिंग के बिहाफ पर ही, बेसिस पर ही किए जाते थे, ठीक है। और उसमें ये देखा जाता है कि अगर हम मास को चेंज करते हैं क्या फोर्स पे चेंज आता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि मास, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद में अगर ऐसा होता है कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करने पर, यानी मास को चेंज करने पर फोर्स में अगर चेंज आता है और इस तरह से डिस्टेंस को चेंज करने पर फोर्स में चेंज आता है, तो मीन्स जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है दैट इज़ करेक्ट एक्चुअली, ओके। तो प्रेडिक्शन जो है वो हमारा सही है, ठीक है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग के बिहाफ पर प्रेडिक्शन किया जाता है, ठीक है। अगर वो करेक्ट है तो प्रेडिक्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद प्रेडिक्शन के बिहाफ पर ये वेरीफाई किया जाता है, फाल्सिफिकेशन किया जाता है कि जो थ्योरी गिवन है एक्चुअली द थ्योरी इज़ करेक्ट और नॉट। तो ये मैथमेटिकल प्रेडिक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसका वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, प्रेडिक्शन पे डिपेंड करता है। अगर प्रेडिक्शन सही है तो जो थ्योरी है वो वेरीफाइड है। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट थे वो किसी भी फिनोमेना को स्टडी करते थे, ठीक है, और उसके बाद में उसकी थ्योरी फाइनल करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि साइंस एक्चुअली साइंस इज एवर डायनेमिक। साइंस के अंदर आप देखेंगे कि नेचर के अंदर जो सीक्रेट्स हैं, ठीक है, वो उसके बिहाफ पर जो है साइंस के अंदर जो है वो चेंजेस आते हैं, रिवोल्यूशंस आते हैं, रिवोल्यूशंस करने पड़ते हैं, उसके अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। तो साइंस कभी भी फाइनल नहीं है, कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती है, बल्कि एक्चुअली साइंस डायनामिक है, ठीक है। और जो है चेंजेस आते रहते हैं। अभी किसी साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी फाइनल करी, ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आया तो उसने उसकी थ्योरी में कुछ करेक्शन किया। तो इस तरह से ये चेंजेस साइंस में होते रहते हैं। और शुरू में भी जो है एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊंगा। आप पढ़ेंगे साउंड चैप्टर में पढ़ेंगे, साउंड वेव में आप पढ़ेंगे उसको। न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था उसका वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक फार्मूला दिया, रूट ओवर पी अपॉन रो। ये एक फार्मूला था साउंड वेलोसिटी का विच इज गिवन बाय द न्यूटन एक्चुअली एंड विच वाज इनकरेक्ट एक्चुअली। इनकरेक्ट कैसे था एक्चुअली, ये फॉल्स कैसे हो गया, क्योंकि जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड की गई रूट ओवर पी अपॉन रो की, ओके, दैट वैल्यू वाज नॉट इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, इसलिए थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। और इसके बाद जो है लैप्लेस ने एक फार्मूला दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड का ही, Vs इज इक्वल टू रूट ओवर गामा P ओवर रो। और इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो साउंड वेलोसिटी के इक्विवेलेंट आती थी, इक्विवेलेंट मिलती है। और इससे ये फाइनल होता है कि जो न्यूटन ने जो लॉ दिया था, न्यूटन ने जो फार्मूला दिया था साउंड वेलोसिटी का, वाज इनकरेक्ट एक्चुअली। और उसमें देयर वाज सम करेक्शन व्हिच हैज बीन डन बाय द लैप्लास।
तो आप दोनों थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स फार्मूला भी पढ़ेंगे आप और लैप्लास फार्मूला भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है सेकंड जो पॉइंट है इसका, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो साइंस एक्चुअली वो कभी भी, साइंस की कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती है एक्चुअली, साइंस इज ए डायनामिक, साइंस इज एवर डायनामिक। और सेकंड पॉइंट इसका ये है, जो कंट्रीब्यूशन था किसी भी साइंटिस्ट का एक्चुअली वो इक्वली इम्पोर्टेंट उसको मिलती थी। ऐसा नहीं था जो साइंस जो भी अपनी थ्योरी देते थे, चाहे वो फॉल्स हो रही है, अगर वो फेल भी हो जा रही है ठीक है, लेकिन तब भी उसका जो है कुछ ना कुछ साइंस का जो है कंट्रीब्यूशन उसमें होता था ठीक है। और उस थ्योरी को भी जो है उसमें ऐड किया जाता, थ्योरी को भी जो फेलियर थे ठीक है उसको भी इसमें साइंस में इंक्लूड किया गया, और उसके बाद में उसके अंदर जो करेक्शंस थे उसको इंक्लूड किया गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये मैंने आज के टॉपिक में आपको साइंस और साइंटिफिक मेथड के बारे में समझाया है ठीक है। ओके, थैंक यू।